19 तारीख की रात 10 बजे जब मैं ट्रेन से उतरा तो पहले मैं वहीं पास के बेंच पर जाकर लेट गया, क्योंकि मैं पिछले 5 से 6 घंटों से खड़े खड़े ही सफर कर रहा था, जिस वजह से मेरी कमर और पाँव में दर्द होने लगा था। उस बेंच पर लेटने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि रात इसी बेंच पर बिताऊंगा, क्योंकि इस वक्त आगे के लिए कोई सवारी उपलब्ध नहीं थी। मैं उस बेंच पर लेटे लेटे कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंखें खुली तो तब तक काफी रात हो चुकी थी। स्टेशन पर भी अब कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे और उनमें से भी अधिकतर लोग मेरी ही तरह पसरे हुए थे। मैं भी सीधे सुबह ही उठता, मगर प्यास के चलते मेरी आंखें खुल गई थीं। खैर मैं बेंच से उठा और आसपास नजरें घुमाते हुए ये देखने लगा कि पानी कहां पर मिलेगा। कुछ देर इधर उधर नजरें घुमाने के बाद मुझे एक नल दिखाई दिया जो स्टेशन के लगभग एंड में था। नल दिखते ही मैं पानी पीने के लिए उस नल की तरफ चल दिया। फिर जैसे ही मैं उस नल के पास पहुंचा कि वहां की ट्यूबलाइट ब्लिंक करने लगी। मैं मन ही मन बोला, अरे कौन सा भूत घूम रहा है भाई यहाँ पर। मैं इतना अपने मन में बड़बड़ाया ही था कि वो ट्यूबलाइट बंद ही हो गई। अब वहां पर काफी अंधेरा हो गया, जिस वजह से मैं थोड़ा डर भी गया था। मैंने जल्दी से पानी पिया और वापस अपने बेंच की तरफ चल दिया। मैं जब वापस पहुंचा तो पाया कि एक आदमी मेरे बेंच पर लेटा हुआ है। उस आदमी को उस बेंच पर लेटा देख मुझे उस पर बहुत गुस्सा तो आ रहा था, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय दूसरी जगह तलाशने के। तभी मेरी नजर एक दूसरे बेंच पर गई जो अभी भी खाली ही थी। उस बेंच पर नजर पड़ते ही मैं उस बेंच की तरफ बढ़ा और फिर जब मैं उस बेंच के करीब पहुंचा तो पाया कि उस बेंच पर भी कोई लेटा हुआ है। मुझे लगा कि अब प्लेटफार्म पर ही पेपर बिछाना पड़ेगा कि तभी मैंने नोटिस किया कि यह आदमी तो वही है जो पहले वाले बेंच पर लेटा हुआ था। खैर मुझे लगा कि वो कोई लोकल बदमाश होगा और इससे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। ये सोचकर मैं वहां से दूर जाकर न्यूज़पेपर बिछाकर लेट गया। मैं अभी लेटा ही था कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे लेटा हुआ है जो खर्राटे ले रहा है। फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। पीछे जो आदमी लेटा हुआ था उसका जबड़ा पूरा टूटा हुआ था और उसकी आंखें नीचे की तरफ झूल रही थी। मैं एकदम से चीखते हुए वहां से उठा और प्लेटफार्म से उठकर सीधे स्टेशन के एग्जिट गेट की तरफ भागा। स्टेशन के बाहर आने पर मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि स्टेशन के बाहर मैं बिल्कुल ही अकेला था। ऊपर से बाहर की स्ट्रीट लाइट भी बुझी हुई थी। मैं वहां से टैक्सी स्टैंड की तरफ भागा, ये सोचकर कि वहां पर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। मगर जब मैं टैक्सी स्टैंड पहुंचा तो उस वक्त टैक्सी स्टैंड पर सिर्फ एक ही आदमी था जो चारपाई पर सो रहा था। मैं तुरंत ही उसे जगाते हुए बोला, भैया भैया जी किलजोई चलोगे क्या। इस पर वो नींद में ही बोला, नहीं यार। मगर उस वक्त मैं उसकी नहीं सुनने की हालत में नहीं था। मैंने तुरंत ही कहा, भैया 2000 रुपये दूंगा। 2000 का नाम सुनते ही उस टैक्सी वाले की नींद एकदम से खुल गई और वो तुरंत ही चारपाई से उठते हुए बोला, ठीक है चलो बैठो तुम दोनों। जब उस टैक्सी वाले ने तुम दोनों कहा तो मैं चौंकते हुए बोला, अरे मैं अकेला ही हूं। इस पर वो आदमी मेरे पीछे इशारा करते हुए बोला, फिर वो कौन है। उसके इतना कहने पर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो ही शैतान ठीक मेरे पीछे खड़ा था। उसको अपने पीछे खड़ा देखते ही मेरे पैर हाथ जोर से कपकपाने लगे। मेरे कपकपाते हाथ पैरों को देखते हुए उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, अरे भाई साहब तुम ठीक तो हो, और ये क्या हो रहा है तुम्हें। उसने इतना कहा ही था कि वो एकदम से जोर से चीखा और उसके चीखते ही जब मैंने पीछे पलटकर उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा तो पाया कि
उसका चेहरा भी अब ठीक उसी आदमी की तरह हो गया है। मैं बिना देरी किए टैक्सी स्टैंड से भागा और भागते भागते जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया, मगर जैसे ही मैं रुका कि वही शैतान ठीक मेरे पीछे खड़ा दिखा। मतलब मैं जब भी रुकता तो वो मेरे पीछे ही खड़ा नजर आता। तभी भागते हुए मैं किसी गाड़ी से टकराया और टकराते ही मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मेरे ऊपर बहुत सी लकड़ियां रखी हुई थीं और फिर जब मैंने सर घुमाकर देखा तो पाया कि वही शैतान अभी भी वहीं मेरे बगल में ही खड़ा हुआ है। मैं तुरंत ही अपने ऊपर रखी लकड़ियों को साइड में गिराते हुए उठा और वहां से तेजी से भागने लगा। तभी कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे शांत करते हुए मुझसे कहा, हमें लगा कि तुम मर गए हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ जलाने आए थे। इस पर मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ अभी, मगर वो शैतान मुझे अब जिंदा नहीं रहने देगा। तभी इस पर उन्होंने पूछा, कौन शैतान? इस पर मैंने उन्हें सारी बात बताई और ये भी बताया कि वो अभी भी मेरे सामने ही खड़ा है। इस पर उन सभी लोगों ने उसी शमशान में मौजूद एक अघोरी को बुलाया। फिर उसने अपनी साधना से उस शैतान से मेरा पीछा छुड़वाया। उस अघोरी बाबा ने बताया कि उस नल के पानी की टंकी में किसी ने उसे मारकर छिपा दिया था, जिसके बाद से जो भी उस नल के पानी को पीता है वो उसके पीछे पड़ जाता है। और उस स्टेशन पर बोर्ड भी लगा है कि पानी ना पिए, प्रेत बाधित है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये घटना है यूपी के कानपुर में रहने वाली झुनझुन की। झुनझुन के पति बताते हैं कि ये घटना तब की है जब उनकी नई नई शादी हुई थी। वो और उनकी पत्नी अपने हनीमून का प्लान कर रहे थे। दोनों ही अपने हनीमून को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। उन्होंने हनीमून के लिए जगह फाइनली चुन ली थी और वो दोनों अपने प्राइवेट गाड़ी से हनीमून के लिए निकल गए। रास्ते भर विवेक झुनझुन की तारीफ करता हुआ जा रहा था। झुनझुन की खूबसूरती का नशा विवेक पर इस कदर चढ़ा था कि उसे झुनझुन के सिवा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। अब तक रात हो चुकी थी और वो दोनों अपने हनीमून डेस्टिनेशन पर बस पहुंचने वाले ही थे। फिर वो दोनों वहां पहुंचे और फ्रेश हुए और तभी उन्होंने रात का डिनर किया। और अब वक्त था उस पल का जिसे आम भाषा में सुहाग रात कहते हैं। झुनझुन और विवेक अपने रूम में दाखिल हुए ही थे कि तभी विवेक का फोन आ गया। विवेक फोन उठाते हुए बोलता है, झुनझुन मैं बस अभी आया। मगर विवेक को फोन करते करते काफी समय बीत गया। जब विवेक अपने रूम में वापस पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी बीवी नग्न अवस्था में सोई हुई है। बिस्तर तिरबितर हो रखा है और उसके खून के कपड़े पलंग के नीचे पड़े हैं। ये सब देखकर विवेक बदहवास हो गया। जब उसने झुनझुन को उठाने की कोशिश की तो झुनझुन ने धीमी आवाज में कहा, बस अब और नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। विवेक झुनझुन की बातें सुनकर एकदम से सदमे में आ गया। उसने झुनझुन से इस बारे में बात करने की बहुत कोशिश की मगर झुनझुन को होश ही नहीं था। आखिरकार सुबह हुई पर विवेक रात भर सोया नहीं था। जब झुनझुन की आंख खुली तो उसने पाया कि विवेक गुस्से में है। विवेक को गुस्से में देख झुनझुन बोली, क्या जान, अभी तक रात की बातों को लेकर बैठे हो? आखिर मैं करती भी क्या? तुमने पहले राउंड में ही मेरी हालत जो खराब कर दी थी। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, कोई मशीन तो हूँ नहीं। और फिर तुम भी थोड़ी देर में ही सेकंड राउंड के लिए तैयार हो गए। चलो जो हुआ सो हुआ, अब गुस्सा थूक दो। झुनझुन विवेक के करीब आते हुए बोलती है, चलो तुम सेकंड राउंड अभी ले लो, मगर गुस्सा मत करो। झुनझुन विवेक के करीब आई ही थी कि तभी रूम का सामान इधर उधर उड़ने लगा, मानो कोई तूफान आ गया हो। वो दोनों तुरंत ही कमरे से बाहर निकल आए। फिर विवेक ने झुनझुन को बताया कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो मैंने नहीं किया। विवेक की बातें सुनकर झुनझुन को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि सच में ऐसा हुआ है। विवेक समझ चुका था कि मामला गंभीर है, उसे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। विवेक वहीं के एक स्थानीय ओझा से मिला जिसने बताया कि झुनझुन पर एक जिन्न की नजर है, क्योंकि अब उस जिन्न ने झुनझुन के साथ संबंध बना लिया है। अब वो जिन्न तुम्हें झुनझुन के साथ नहीं रहने देगा। तभी विवेक ने उस ओझा से पूछा
क्या उस जिन से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है? फिर ओझा ने कहा कि मुझे एक दिन का वक्त दो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इस बीच तुम अपनी बीवी से दूर ही रहना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जब विवेक वापस रिजॉर्ट लौटा तो उसने अपनी बीवी को फिर नग्न अवस्था में देखा। जब झुनझुन की नजर उस पर पड़ी तो झुनझुन ने विवेक से कहा, क्या बात है, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? फिर से ये तो नहीं कहना चाहते कि अभी जो कुछ हुआ है वो तुमने नहीं किया है? विवेक अपना सर पकड़कर वहीं कोने में बैठ जाता है और रोने लगता है। विवेक को रोता देख झुनझुन विवेक से कहती है, चलो अभी वापस घर लौट चलते हैं। वो दोनों रात में ही वहां से निकल जाते हैं, मगर रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब विवेक को होश आया तो उसने पाया कि वो हॉस्पिटल में है। जब उसने अपनी बीवी के बारे में पूछा तो वहां के डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ तुम्हें ही यहाँ पर लाया गया था। उस हादसे के बाद झुनझुन का अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये तो थी विवेक के साथ घटी घटना जिसे वो अभी तक नहीं भूल पाए हैं। तो इस कहानी में बस इतना ही।